ठीक है, नया टॉपिक कॉस्ट ऑडिट। अपनी ये भी शीर्षक क्या है? कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट इज नॉट द नॉर्मल ऑडिट दैट वी थिंक अबाउट। नॉर्मल ऑडिट जब आप बोलते हो तो उसका मतलब होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और तरह का ऑडिट कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट किस चीज का होता है? सबसे पहले तुमको ये जानना है सर, कॉस्ट अकाउंट्स का होता है। किसका होता है? अब एक्चुअली टेक्निकली लॉ की जबान में उसको कॉस्ट अकाउंट्स नहीं बोला जाता, बोला जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या बोला जाता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। इन्होंने बोला कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना वो फाइनेंशियल अकाउंट से बहुत अलग होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट सीए करेगा, जिसको हम लोग ऑडिट बोलते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट सीएमए करेगा, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। सीएमए को क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म नहीं बोला जाता कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए को सिर्फ बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट ऑडिट यानी कि ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज डन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स कौन होते हैं सर? मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके जो मेंबर्स है वो ही कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स, मतलब वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स सीएमए जो प्रैक्टिस करते हैं वही ये ऑडिट कर सकते हैं। और ये ऑडिट फिर से बता दूं, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं है, एफएस का नहीं है, ये किसका ऑडिट है? कॉस्ट अकाउंट्स का, जिसको अपने कॉस्ट अकाउंट के बदले क्या बोलेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तुम लोग के लिए मैंने बहुत सुंदर से एक एक चीज बनाया है जिससे सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, एक एक बात समझ में आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें बोलूंगा जिसको लेके स्टूडेंट्स में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, वो पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहना, मुझे टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, सब समझा दूंगा। सम्स भी इसमें सॉल्व करने के लिए सम्स भी करेंगे। एग्जाम के सम्स है, इंस्टीट्यूट की किताब के सम्स हैं, यानी कि मैं डाल रहा हूं, मैंने भी डाला है एक वैसे तो, पर मतलब उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने भी सम्स डाले हैं, तो वो पूरा सम्स बेस्ड है, तो ध्यान से सुनना एकदम। ठीक है, सबसे पहले सर ये कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट अकाउंट्स क्या होता है बताओ। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हम क्लास 11 से लेके पढ़ते रहते हैं? ये उससे अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। कंपनी में एक ही प्रकार का रॉ मटेरियल होता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल? लेट्स से द कंपनी यूजेस 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स कॉल देम RM1, RM2, RM3। RM मतलब रॉ मटेरियल, RM1, RM2, RM3 RM100। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो जर्नल एंट्री क्या है? परचेजेस डेबिट टू बैंक या टू क्रेडिटर्स, यही तो होता है। लेकिन सर कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी एंट्री ऐसे होती है, वो लोग रॉ मटेरियल के लिए एक लेजर अकाउंट अलग खोलते हैं जिसको बोलते हैं SLC, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या बोलते हैं? SLC, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब सुनो, रॉ मटेरियल 1 के लिए SLC1, रॉ मटेरियल 2 के लिए SLC2, रॉ मटेरियल 100 के लिए SLC100। तो अगर मान लो कंपनी ने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, लेट्स से वो रॉ मटेरियल नंबर 10 है, तो उसका एंट्री होगा SLC10 टू बैंक और क्रेडिटर्स। नॉर्मल अकाउंट्स में क्या आप अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट खोलते हो? कभी नहीं, यहां खोलना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंट्स में अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट खोला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनो, अभी और एग्जांपल दे रहा हूं तुमको खतरनाक। फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है ना वो केवल एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इंटरनल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कभी नहीं किया जाता। आई विल गिव यू एग्जांपल। कंपनी के वेयरहाउस में, वेयरहाउस समझते हो? कंपनी के वेयरहाउस में रॉ मटेरियल है, उसको फैक्ट्री भेजा गया प्रोडक्शन के लिए। एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री बोलो अकाउंट्स में, है ही नहीं। सर वेयरहाउस में रॉ मटेरियल लगा है, उसको अगर आप फैक्ट्री में भेजोगे प्रोडक्शन के लिए तो उसका कोई जर्नल एंट्री अकाउंट्स में होता ही नहीं है, तो कहां से बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंट्स में होता है। कॉस्ट अकाउंट्स में इसका एंट्री होता है WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। अब आपने मान लो 4 रॉ मटेरियल भेजे हैं, SLC1 2 3 4, तो आपका एंट्री क्या होगा? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC1 टू SLC2 टू SLC3 टू SLC4। समझ रहे हो? यहां पर इंटरनल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री को भी एंट्री डाला जाता है। कॉस्ट अकाउंट्स इज नॉट मेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं ना आपके, वो किस लिए होते हैं? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, शेयर होल्डर को बताना है, सरकार को बताना है, टैक्स जमा करना है, उस लिए होता है। कॉस्ट अकाउंट्स इज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, नॉट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। कॉस्ट अकाउंट्स का इस्तेमाल कौन करता है? मैनेजमेंट। कौन करता है? कॉस्ट अकाउंट्स का मकसद होता है कि मैनेजमेंट को पता चले हमारे यहाँ वेस्टेज कहाँ हो रहा है, हमारा आउटपुट इनपुट रेशियो कैसा जा रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंसेस पढ़े हो?
वही मटेरियल यूजेज वेरिएंस मटेरियल, अरे है ना, अरे नहीं है क्या, है ना भाई, सारा वेरिएंस निकालते हो ना, वो सारा उसके लिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए कि कंपनी का कॉस्ट ज़्यादा तो कंट्रोल करना है. सो कॉस्ट अकाउंट्स इज नॉट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, इट्स फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बाय मैनेजमेंट. तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो होता है ना बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स. आर बी ओके? फाइनेंशियल अकाउंट्स की अगर ऑडिट होगी तो वो सीए करेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट होगी तो सीएमए करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट भी तुम लोग नहीं करते. ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम. नो, कॉस्ट ऑडिट किसके लिए हो रहा है? मैनेजमेंट. सुनो ध्यान से, आप लोग जनता हो, शेयर होल्डर्स हो, मतलब आपको कभी कॉस्ट अकाउंट्स देखने को भी नहीं मिलेगा. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलता है ना, कॉस्ट स्टेटमेंट्स कभी, कोई कंपनी का कॉस्ट शीट कभी नहीं मिलेगा तुमको, कभी नहीं मिलेगा. इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. कोका कोला वाला अपना कॉस्ट शीट पब्लिकली डाल देगा क्या कि 20 रुपए का जो कोक तुम पीते हो वो 70 पैसे में बनता है? डाल सकता है क्या? इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. तो कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स ये कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता. जब वो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स ही पब्लिक डोमेन में नहीं है तो कॉस्ट ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है. कॉस्ट ऑडिटर जो सीएम है वो अपनी रिपोर्ट बना के किसको देगा? बोर्ड ऑफ. वो पब्लिक में कभी नहीं आएगा, वो वेबसाइट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कभी वेबसाइट में नहीं आएगा, कभी सर्कुलेट नहीं होगा, वो एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा होता ही नहीं है. एनुअल रिपोर्ट में केवल कॉस्ट ऑडिटर का नाम आता है और कुछ नहीं आता. ना आप लोग उसको अपॉइंट करते हो, ना आप लोग उसका रिपोर्ट देखते हो. इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. सो सर, हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर? मैं फिर से बोल रहा हूं, पुनः बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. एकदम कंसेप्चुअली बता दूंगा, पूरा एकदम याद हो जाएगा, दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को. ठीक है? हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय पासिंग बीआर इन बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. अभी आप सुनिए, सुनो जरा. इस पूरे टॉपिक में ना दो मसले हैं. एक है कॉस्ट रिकॉर्ड्स और एक है कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट रिकॉर्ड्स और दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑडिट. मिला के बोला जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, CRA. तो यहां पे 4 फॉर्म नंबर भी है, पेज पलटो. कम टू दिस 40. अरे 40 पे आओ रे. आगे सब कोई क्या लिखा है? कंपनीज, ब्रैकेट में पढ़ो. अलग रूल्स है, इसका रूल्स ऑडिटर वाला रूल्स नहीं है, इनके लिए अलग रूल्स है. इनका वो सीए वाला ऑडिटर रूल्स नहीं है, इनका अलग रूल्स है सीएमए का. कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट. डेफिनेट बात है, फॉर्म नंबर भी उसी के हिसाब से होंगे. CRA 1 2 3 4, नॉट ADT 1 2 3 4, बट CRA 1 2 3 4. समझ रहे हो बात को? मिला गया सबको? सुनो ध्यान से, ये वाले फॉर्म्स दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना. सबसे पहले क्या लिखा है? ये नंबर याद नहीं होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. CRA 1 एक्चुअली कोई फॉर्म नहीं है. CRA 1 इज अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड. इट्स अ वेरी डिटेल, 10 पेज का होता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा. लिस्ट है वो. ठीक है? तो ये फॉर्म नंबर याद ना रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? ये हटा दो. सर ये इंपॉर्टेंट है, इट डिजर्व्स. जब आप सीए को ऑडिटर बनाते हो तो आरओसी को बताते हो ना एजीएम से 15 दिन के अंदर बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर. बोल भाई, पर्पल टी शर्ट. वेरी गुड. ADT 1. जब एक कंपनी सीए को अपना ऑडिटर बनाती है तो एजीएम से 15 दिन में कौन सा फॉर्म जमा करती है? ADT 1. अभी किसने कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंट किया? तो आप लोग को भले ही जनता से मतलब नहीं, पर आरओसी को तो बताएंगे ना कि जी हमने कॉस्ट ऑडिटर रखा है. आरओसी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय फाइलिंग फॉर्म. CRA 1 की 2. हाँ, ये मिस्टेक मत करना. ADT 1 CRA 1 नहीं बाबू, CRA 2. It is filed with ROC within 30 days of board meeting. Within 30 days of
within 30 days of board meeting. ठीक है, मैं ना इसको लेके एक डायग्राम बनाने वाला हूं, तुम लोग को एक काम करना है, कॉपी में जाना है। समझा रहा हूँ, एक बार प्लीज ड्रॉ कर लो, समझा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा डाउट आया है, मैं बताता हूँ सबको, सुनना ध्यान से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट ऑडिट। डाउट सुनो। अनामिका, सर डिपॉजिट और लोन में क्या डिफरेंस होता है लॉ में? एकदम रेलेवेंट डाउट है, यही तो सही समय बताने का। डिपॉजिट और लोन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, मैं बात करूं इधर, नहीं मैं डाउट की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ की बात करूंगा अभी। ठीक, इधर ध्यान से। नहीं हुआ अभी तक ड्राइंग, फाइन, लिसन टू मी केयरफुली। नियम है कि फाइनेंशियल ईयर जब कमेंस होता है, यहाँ एजीएम से कोई लेना देना, क्योंकि वो आप लोग से, शेयर होल्डर से कनेक्टेड नहीं है वो आदमी कॉस्ट ऑडिटर, तो एजीएम से कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि लेना देना किससे? बोर्ड मीटिंग से, बीआरएन बीएम। नियम ये होता है कि जैसे ही बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करके उसको अपॉइंट किया जाए, 30 डेज के अंदर क्या फाइल हो जाएगा? CRA2 विद ROC। ठीक है, ये नियम है नॉर्मली। और वो, एंड दूसरा सवाल, व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच यू कैन फाइल CRA2? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो दो बातें आपको ख्याल रखनी है, एक कि बोर्ड मीटिंग से 30 दिन में जमा करना है, दूसरा फाइनेंशियल कमेंसमेंट से 180 दिन के अंदर जमा करना है, यानी दोनों में से जो अर्ली ईयर है।
मेरे डायग्राम में तुमको देख के लग रहा होगा कि सर बोर्ड मीटिंग वाला 30 दिन वाला अर्लियर है, बट ये दूसरी तरफ भी तो हो सकता है। तो दोनों में से जो भी पहली डेट आ जाए, within 180 days of the commencement of financial year or within 30 days of the board meeting, whichever is earlier, they will file form number CRA2 with ROC। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, मान लो कि फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, उसके बाद 179th डे, 179th डे को बोर्ड मीटिंग हुआ है, तो फिर 179th डे से 30 दिन कितना होगा? जोड़ो यार, 209th डे और 180th डे, whichever is earlier, 180th, ये नियम है। ठीक है, CRA2 फाइल हो जाना चाहिए। जरा ये अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पढ़ना तो प्लीज, और इतना जोर से पढ़ दे। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑडिटर के पोजीशन में भी तो कैजुअल वैकेंसी हो सकता है, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, तो हु विल फिल द वैकेंसी? सर यहां तो अपॉइंट ही बीओडी करता है, तो वैकेंसी भी फिल कौन करेगा? बीओडी इन 30 डेज। पढ़ो। टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, और फिर अगले 30 दिन में जमा कर देगा फॉर्म CRA2। आर वी ओके विद दिस? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पेज 35। सो इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग BR एंड BM। फॉर्म जमा होता है CRA2, कब तक जमा होता है सर? अर्लियर ऑफ 30 दिन ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 दिन ऑफ फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट। कॉस्ट ऑडिटर का टेनर 5 साल का। तुम एग्जाम में 1 ईयर लिखोगे कि टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM? 1 ईयर। यहाँ टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM वाली भाषा, ये इनका साइकिल AGM टू AGM नहीं है, इनका फाइनेंशियल ईयर का साइकिल होता है, 1 ईयर बोलोगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब 1 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इनके लिए कोई रोटेशन कूलिंग पीरियड का प्रावधान है ही नहीं। अगर कंपनी चाहे तो सेम कॉस्ट अकाउंटेंट को जन्मों जन्म, जब तक वो जिंदा है, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। यहां रोटेशन कूलिंग पीरियड को फंडा नहीं है। ग्रेट। ये हीरो एक रिपोर्ट बना के भी तो देगा, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बहुत अलग होता है, वो तुम्हारे स्टैट ऑडिट रिपोर्ट से मैच नहीं करता। CA लोग जो स्टैट ऑडिट रिपोर्ट देते हैं एज पर SA 700, वो फॉर्मेट एकदम अलग है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एकदम अलग है, एकदम अलग, कोई मैच नहीं है। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑडिटर विल मेक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो एक क्वेश्चन उठता है, सर जैसे CA लोग की ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है SA 700, क्या कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट का भी कोई फॉर्मेट होता है? क्या हाँ होता है। 2 के बाद क्या आता है? 3। CRA2 अपॉइंटमेंट के लिए था और CRA3 क्या है? फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बहुत अलग होता है, बहुत जबरदस्त होता है, इसमें बहुत एनेक्शर डलते हैं, भर भर के एनेक्शर डलते हैं इसमें। ठीक है सर, ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए कि इंटरनल? इट इज फॉर द इंटरनल रिपोर्टिंग। तो इनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं, कि हमारे यहाँ क्या लफड़ा है, क्या झोल है, क्या गड़बड़ है, चाहिए ना? ठीक है, मैं आज तुमको एक राज की बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। तुम लोगों में से कितने जन ने ये नाम सुना है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी? इधर ध्यान से। ठीक है, तुम लोग भी सुनेगा, जब भी सुनेगा सुनेगा सुनेगा। ठीक है, खाली बस सुन लो। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना है। ये चाइना वाले क्या करते हैं, एकदम उनका प्रोडक्शन हम लोग से बहुत ऊपर जा चुका है, तो वो लोग एकदम सस्ते में प्रोड्यूस करके इंडिया में भेज देते हैं।
इंडिया का जो व्यापारी है उसको मतलब नहीं है स्वदेशी विदेशी, जो सस्ता मिलेगा बढ़िया होगा बाजार में बिकेगा वो ले लेगा। अब आप सोचो, लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया बिजनेसमैन दे विल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एट अ चीपर प्राइस सेल इन इंडिया। लोकल कंपनियां जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है मेक इन इंडिया, वो तो सक नहीं पाएंगे उसके साथ। एंड ऑफ द डे कस्टमर भी तो पॉकेट देखता है भाई, कस्टमर थोड़ा देखता है मेड इन इंडिया मेड इन फलाना, वो तो पॉकेट देखता है। तो चाइना वाले जितना भी सस्ता माल भेजते हैं ना, इसको भारत के इकोनॉमी को तोड़ने से रोकने का उपाय है एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। क्या होता है, भारत सरकार चाइना से जो माल आया उस पर जितना अमाउंट का डिफरेंस है उतने का कस्टम ड्यूटी डाल देती है। जैसे मान लो भारत के जो मैन्युफैक्चरर है वो एमआरपी 100 रुपये में बेच रहे हैं, इन्होंने इंडिया में इंपोर्ट किया 40 रुपये पे, 60 रुपये का गैप है, भारत सरकार डाल देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी 60 रुपीज़, तो 40 + 60 कितना हो गया, बोला अब बराबरी का मुकाबला होगा। पर इसमें समस्याएं भी हैं। क्या है कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और वहाँ पर माना गया है कि फ्री ट्रेड के लिए इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी उचित नहीं है। तो भारत सरकार रैंडमली बहुत सारा एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं डाल सकती, ठीक है। अब होता क्या, आप सुनो, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, मेरा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, उसने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाया, उसने वो अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट लिख के देता है, ये फॉर्मेट होता है CRA 3 का, उसको बोलना पड़ता है कि ये कंपनी सफर कर रही है बिकॉज ऑफ चीपर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और पूरा डिटेल दे देगा। ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तुम लोग के पास तो जाएगा नहीं, कौन हो तुम लोग, शेयर होल्डर्स, तुम्हारे पास तो जाएगा नहीं, पर ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 2 जन के पास जाता है, एक BOD और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट 2 जन के पास जाती है, किसके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब देखेगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है और सब में एक ही बात बोला है, सफरिंग फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स ऑफ चाइना, और डेटा दिया है, तो फिर भारत सरकार निर्णय लेके उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल देगी। तो कॉस्ट ऑडिटर का ये जो रिपोर्ट है बड़ा पावरफुल है, ये इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, टू स्टॉप चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। कभी कभार नहीं भी हो पाता मतलब भारत सरकार के ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर होता है कि वो फ्री ट्रेड को रोक नहीं सकता इस तरह से, तो लोग नहीं डाल पाते, ठीक है, लेकिन कई बार डाल भी देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉस्ट ऑफ रिपोर्ट तुमको ना मिले तो क्या हुआ, महत्व बहुत है उसका, भयंकर महत्व है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पहले मैं बना देता हूं। एक बार प्लीज बोर्ड पे देखो, ये जो अपना हीरो है कॉस्ट ऑडिटर, ये अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन सा देता है, CRA 3। ही शुड फर्निश हिज रिपोर्ट बाय व्हाट टाइम, विद इन 180 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। इसको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर कमेंस से 180 डेज में, और ये रिपोर्ट कब देता है, 180 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड अपनी रिपोर्ट दे देगा। किसको देगा सर, 2 जन को देगा, किसको, CG एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आगे सुनो, मान लो कॉस्ट ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में ये दिया है, ये समझते हो, नेगेटिव रिमार्क, एडवर्स रिमार्क। एक तो हो सकता है कॉस्ट एंड, जैसे एक भाषा होती है ट्रू एंड फेयर व्यू, कॉस्ट ऑडिटर भी बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका भी यही लैंग्वेज होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये अगर मान लो बोल रहा है कि नहीं, नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, एडवर्स रिमार्क, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। किसको एक्सप्लेनेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन जमा करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक्सप्लेनिंग अबाउट द एडवर्स रिमार्क्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। और उस एक्सप्लेनेशन का फॉर्म नंबर क्या है? ड्रॉ। मैं एकदम सिंपल करके अच्छे से समझा दूंगा, तुमको पूरा याद हो जाएगा, कोई लोड वोड नहीं है इसमें, ठीक है? पर देखो क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो अपना इस कॉस्ट अकाउंटेंट कब तक देगा रिपोर्ट अपनी? विद इन 180 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड इन द फॉर्मेट CRA3। 2 जन को देगा CG एंड BOD। अगर कुछ एडवर्स रिमार्क है तो BOD उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देगा CG को इन द नेक्स्ट 30 डेज इन फॉर्म नंबर CRA4। आर वी ओके विद दिस? पेज 35 पे देखो तो जरा। क्लियर है सबको? ऊपर लिखो क्या? कौन किसको नहीं दिया? क्यों नहीं देगा यार? ठीक है, फिर भी मैं बोल देता हूं, इसका सवाल को मैं थोड़ा ठीक करके बोल रहा हूं। इसका सवाल है सर, अगर कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कॉस्ट ऑडिटर सेक्शन 148 और उसके रूल्स में बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सजा क्या मिलेगी? वही जो 147 की सजा है। ठीक है, ये डन है क्या? गो टू 40। ठीक है, अभी क्लियर है ये? तो ये सारे प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, फॉर्म फाइलिंग क्लियर है? एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। सर कॉस्ट ऑडिट किस डेटा का होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स का होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है? ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एकदम अलग चीज़ है, उसकी ऑडिट है। क्या ये ऑडिट एक्सटर्नल यूजर के लिए हो रहा है कि इंटरनल यूजर के लिए? इंटरनल। क्या इसमें शेयर होल्डर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। AGM नहीं। यहाँ पूरा काम कौन संभाल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग वही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक पहले क्लियर है क्या? अब मैं एक नए अध्याय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। छोड़ दो उसको, ताको नहीं, पेज 35 पे ताको नहीं, खाली मेरे को सुनो। ठीक है, कॉपी वॉपी कुछ नहीं चाहिए, परे हटाओ कॉपी, खाली बस बुक चाहिए, बुक पे रहना और बातों को ध्यान से सुनना है एकदम। ठीक है, हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंट्स यानी कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही कॉस्ट ऑडिट की। भारत सरकार ने, ध्यान से सुनना, भारत सरकार ने 39 इंडस्ट्रीज नोटिफाई कर रखा है। कितना? 39। जो कंपनियां इन इंडस्ट्रीज में, केवल उनके ऊपर ही कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट एप्लीकेबल है, बाकी पे एप्लीकेबल नहीं है। सर एग्जांपल दो, लो एग्जांपल। कॉस्मेटिक बनाने वाली जो कंपनियां होती है ना, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सिगरेट बनाने वाली जो कंपनी है ना, उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। भारत सरकार ने 39 इंडस्ट्री बोल रखा है। अब इस 39 इंडस्ट्री को भारत सरकार ने, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, जो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे को सुन लोगे पूरा एकदम 100% समझ जाओगे, तुम सारा सम्स कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, पर एक बार सुन लो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें जिसमें गड़बड़ हो सकता है बाद में तुमसे। ठीक है, सुनो। भारत सरकार ने जो 39 इंडस्ट्री नोटिफाई कर रखा है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, टेबल ए इंडस्ट्री, टेबल बी इंडस्ट्री। टेबल ए इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज है। कितना? इनको अपने बोलते हैं रेगुलेटेड बिजनेस, रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, वो 6 इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है? टेबल ए,
टेबल ए के अंदर मात्र 6 इंडस्ट्रीज है, दे आर रेगुलेटेड सेक्टर, बिकॉज ये देश की इकोनॉमी इन्फ्लेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसको भारत सरकार बहुत टाइटली रेगुलेट करता है। नाम देखो तुम, पेट्रोलियम, हमको बताओ एक अलग से पेट्रोलियम का मिनिस्ट्री है कि नहीं है ना भाई? पेट्रोल का दाम से तो पूरा ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन सब में फर्क पड़ जाएगा। दूसरा नाम देखो, दवाइयाँ। तीसरा टेलीकॉम, ये एयरटेल, वोडाफोन, जियो। 4 नंबर बिजली कंपनियां, हम तो सबके घरों में बिजली आ रही, महंगी हो जाएगी नहीं तो। 5वां डायरेक्टली देश के एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और तुमको बता देना फर्टिलाइजर बहुत बड़ा चीज़ है। मैं जब केपीएमजी में था वहाँ पे केपीएमजी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो फर्टिलाइजर बना के बेचते हैं, और फर्टिलाइजर का तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, हजार करोड़ का टर्नओवर है। सर ये क्या होता है? फर्टिलाइजर गोबर सोच रहे हो, वो नहीं होता। आज के दिन जितनी भी भारत में फसल उग रही है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंटर में, जो भी किसान फसल उगा रहा है वो फर्टिलाइजर के बिना उगा नहीं पाएगा। ठीक है? वो जो हमारे घर में बड़े बड़े साइज के कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं इतने ह्यूज मात्रा में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर। तुम लोग सुने ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं होता। ऑर्गेनिक फूड एकदम गंदा होता है, टमाटर एकदम छोटा साइज का आएगा, एकदम हरे रंग का टमाटर आएगा, ठीक है, और टेस्टलेस आएगा, वो बिना फर्टिलाइजर के बना है, और उस खेत में बहुत कम उपज हुई है, इसीलिए उसका कॉस्ट बहुत महंगा हो गया, इसीलिए बिकता बहुत महंगा है। सपोज नॉर्मल टमाटर अगर 50 रुपये किलो का है सपोज, तो ऑर्गेनिक टमाटर लाओगे 500 रुपये किलो का आएगा। समझ रहे हो? ऐसा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब विदाउट फर्टिलाइजर। तो सारा जो हम लोग के घर में अनाज आ रहा है, हम तुम सब खा रहे हैं, वो फर्टिलाइजर का है। ठीक है? फर्टिलाइजर क्या करता है? खेती के आउटपुट को एकदम ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। क्वालिटी ऑफ द फूड, मतलब कलरफुल, साइज वगैरह सब। जैसे बनाना जो हम लोग खाते हैं, केला वगैरह, सारे बड़े बड़े साइज के फल बिक रहे हैं जितने भी, वो सब फर्टिलाइजर की वजह से। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा एकदम नन्ना नन्ना गंदा सा केला आएगा, बीज वाला, जो खाओगे भी नहीं, थूक दोगे वैसा। तो ये सारा फर्टिलाइजर का देन है। फर्टिलाइजर की मेजॉरिटी कंपनीज साउथ इंडिया में, और इनका अरबों का टर्नओवर है। ठीक है? इट्स अ रेगुलेटेड सेक्टर, बिकॉज डायरेक्टली एग्रीकल्चर के कॉस्ट को पुश कर देगा फर्टिलाइजर। और 6 नंबर क्या है? शुगर। आपको बता देते हैं, शुगर बड़ी चिंता नहीं है, शुगर के साथ बाजू में कुछ और लिखा है, वो चिंता का विषय है। शुगर का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है जिससे बनता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल मतलब तुम विस्की सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब होता है मिथानॉल, इथानॉल, मतलब मास प्रोडक्शन, मिथानॉल, इथानॉल, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंक्लूडिंग दारू में। तो ये भी रेगुलेटेड सेक्टर है। जितनी भी चीनी मिल होती है वहां पे दारू भी बनता है साथ में। ठीक है? तो इसको पूरा, इनको क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड सेक्टर, टेबल है इंडस्ट्री। ओके? टोटल कितने इंडस्ट्रीज नोटिफाइड है? उसमें से 6 यहां पे है, तो बचा कितना? 33। और बाकी 33 को सरकार ने डाल दिया किसमें? पढ़ो नाम, टेबल नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, 33 इंडस्ट्री। इसमें 33 है, बहुत सारा है, सबका नाम नहीं, कुछ एग्जाम्पल याद कर लो। पेपर, पेपर बनाने वाली कंपनी आईटीसी पेपर बनाता है, तो आईटीसी पेपर बनाता है, तो ठीक है। बलारपुर पेपर, ठीक है, आंध्रा पेपर आता है, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी से पेपर बनाने वाला, पेपर मैन्युफैक्चरर है। क्लासमेट कॉपी भी तो आईटीसी का ही है, ठीक है। लेकिन एक पंगा है, भारत में मैक्सिमम जो मिल्क प्रोडक्शन जो बिक रहा है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, कंपनी का नहीं है, और ये कंपनी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो अमूल वाले कंपनी तो है नहीं, कोऑपरेटिव है, तो उनका ऐसे भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होने वाला, ठीक है। कंपनी अगर मिल्क या मिल्क पाउडर बनाएगी तो होगा। नेस्ले बनाता है मिल्क पाउडर, उन पर एप्लीकेबल है। मिलिट्री टैंक्स बनाने वाली कंपनीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन बनता है डायग्नोस्टिक सेंटर में, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, वो वाले भी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो 33 में सबका नाम याद नहीं रहना, मैंने तुमको 3-4 एग्जाम्पल दे दिया। स्टूडेंट्स को 3 चीज याद करनी है। तुमको 3 चीज याद करनी। नंबर 1, टेबल ए वाली 6 इंडस्ट्रीज का नाम हो सके तो 1-2 याद कर लो, 6 का 6 नहीं तो 1-2 याद कर लो, जो भी अच्छा लगे। पी से पेट्रोलियम, पी से फार्मास्यूटिकल, ठीक है। और क्या सर? टेलीकॉम, फर्टिलाइजर, वो तुम्हारा शुगर एंड इंडस्ट्रियल, अल्कोहल, ऐसे करके, ठीक है।
और टेबल बी में से एक दो नाम याद कर लो, आयरन एंड स्टील, पेपर, मिल्क पाउडर। अब 3 नंबर तुम ये भी याद कर लो, 2-3 ऐसा एग्जाम्पल जो 39 में है ही नहीं। सिगरेट, कॉस्मेटिक, ठीक है, ये नहीं है, इसको अनकवर्ड बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ना मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये तुम्हारी जो नॉर्मल सोच है क्लास 11 से उसको बदलेगा। तुम्हारी 11 से लेकर आज तक जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो तुम्हारा सोचने का तरीका है ना, वो वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है? लिसन टू मी, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो आप बनाते हो उसको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ, फाइनेंशियल अकाउंट्स टोटलिटी में बनता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स टोटलिटी में बनता है, उसको प्रोडक्ट वाइज मतलब नहीं है। कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होता है। सुनो सुनो, गौर से सुनो, आईटीसी कंपनी, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है आईटीसी। आईटीसी सिगरेट बनाता है जो कि यहां पर है, पर आईटीसी पेपर भी तो बनाता है जो यहां पर है, दिख रहा है अपने को सर? तो अब आप सुनो, सपोज आईटीसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से आईटीसी कंपनी 5 प्रोडक्ट्स बनाता है, लेट्स से कितने प्रोडक्ट्स बनाता है? 5, P1, P2, P3, P4, P5। P1 टेबल ए में है, लेट्स से, P2 टेबल बी में है, P3, P4, P5 किसी में नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? याद रखना, जो 3 प्रोडक्ट P3, P4, P5 मैंने बोले जो इस 39 में नहीं है, उसका कॉस्ट ऑडिट कभी नहीं होगा, उसका कॉस्ट ऑडिट कभी नहीं होगा। P1, P2 जो ऊपर कवर्ड है, इनका कॉस्ट ऑडिट होगा। जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनेंगे ना, वो अलग अलग बनेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड सबका बनेगा, P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोडक्ट्स का अलग अलग क्या बनेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड। अब सर ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं बता रहा हूं। इन्होंने बोला देखिए, P3, P4, P5 का कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, ठीक है, पर उनका कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज सर एक कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बहुत सारे कॉमन ओवरहेड्स होते हैं कि नहीं? कॉमन ओवरहेड्स होते हैं कि नहीं, जिसको आपको प्रोडक्ट वाइज एलोकेट करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 का जब तक नहीं बनाओगे ना कॉस्ट रिकॉर्ड, तब तक कंप्लीट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड दिखाई नहीं देगा। अगर कोई कंपनी, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम सेइंग अ डायलॉग, डायलॉग याद रख लो। अगर एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर अगर एक भी प्रोडक्ट 39 इंडस्ट्री में कवर्ड है, चाहे टेबल ए हो चाहे टेबल बी, तब उसको अपने सारे प्रोडक्ट का ही कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एक कंपनी है 10 प्रोडक्ट बनाती है, कितना प्रोडक्ट बनाती है? 10। उसमें से खाली एक प्रोडक्ट है जो 39 इंडस्ट्री में है, बाकी 9 नहीं है। अब आपको 10 का कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो आईटीसी को अपने पेपर वाले का भी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, आईटीसी को अपने सिगरेट वाले का भी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। पर याद रखना, सिगरेट वाले का कॉस्ट ऑडिट कभी नहीं होगा, खाली कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा, ऑडिट नहीं होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। जो मैंने अभी बोला तुमको, वही मैंने राइटिंग में दे दिया है। अब मैं सम्स कराने जा रहा हूं, दिमाग खोल के रखना, ठीक है? थोड़ा सा क्या होता है ना, ऐसे तो स्टूडेंट लोगों को सम्स बड़े अच्छे रहते हैं, कर भी लेते हैं, पर थ्योरी क्लास में वो लोग अपने दिमाग का एक हिस्सा बंद करके घुसते हैं कि सम्स तो नहीं होगा। तो अचानक से जब थ्योरी क्लास में सम्स आता है ना, तो बौखला जाते हैं, 2+2 मालूम नहीं है, वैसा है, 2+2 है, पर तुमको लगे बाप रे कितना पहाड़ है वो, क्योंकि तुम मेंटालिटी वैसा नहीं है तुम्हारा, तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे थ्योरी में सम्स आ जाएगा, तो इससे थोड़ा सावधान। इंस्टीट्यूट ने 2 लंबे लंबे सम डाले हैं, पलट के देखो क्या लिखा है। ये किसने डाला है? ये मतलब इंस्टीट्यूट ने डाला है। एग्जाम्पल 2, ठीक है? मैं ना पहले इसके ऊपर मैंने एक मास्टर सम्स बनाया था, एकदम मास्टर सम्स, वो ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है? मैं पढ़ाने के लिए बनाता था और मैं पूरा पढ़ा देता था क्लास में, बोलता था यार कहीं पे सम्स नहीं करके जाओ, क्या पता आ जाए एग्जाम में, ठीक है? आता भी है एग्जाम में, आता भी है, ठीक है? पर फिर भी क्योंकि मैं करा रहा हूं, तो ये तो अपने मन से ज़्यादा करा रहा होगा, अब कोई मेरे को चैलेंज करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे से भी बड़ा सम्स उठा के डाल दिया, तो अब मैं सही हूँ, ओके? तो विल बी डूइंग सम्स
सम्स आसान है, पर मतलब माइंड अपना प्लीज थोड़ा खोल के रखो। या तुम्हारे एग्जाम्पल में तुम ये याद रखोगे कि एक कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। क्या बनाती है? लेट्स से 3 प्रोडक्ट बनाती है, एक टेबल ए वाला, एक टेबल बी वाला और एक कहीं वाला भी नहीं। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड जो 3 प्रोडक्ट बनाती है। इससे तुमको एकदम पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। बोलूं मैं? एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी जो 3 प्रोडक्ट बनाती है। पहला क्या है? अल्कोहल। ये अल्कोहल किस में आएगा सर? टेबल ए, 6 रेगुलेटेड इंडस्ट्री में। दूसरा क्या बनाती है? बाप और बेटा दोनों के लिए सामान बना रही है, दूध। मिल्क किस में आएगा? टेबल बी, 33 इंडस्ट्रीज में। और तीसरा क्या बना रही है? अरे बाप रे, अब तो माँ भी इन्वॉल्व हो गई है, सिगरेट। ठीक है, सिगरेट टेबल ए और टेबल बी किसी में भी नहीं है, अनकवर्ड है। क्या बोलते हैं उसको? नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड इन कॉस्ट ऑडिट। ओके, अब सुनो, आपको क्या करना है? तीनों प्रोडक्ट का टर्नओवर निकालना है। क्या निकालना है? टर्नओवर, तीनों का अलग अलग, T1, T2, T3। अब मैं आपको 2 नए वेरिएबल सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला ओटीओ, दूसरा सीटीओ। ओटीओ मतलब सारा प्रोडक्ट जोड़ दो, T1, T2, T3 जितना भी है सब जोड़ दो। दूध, सिगरेट और क्या था? शराब, तीनों मिला के जोड़ दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओटीओ। फुल फॉर्म? नया फिगर और एक क्या है? सीटीओ मतलब? सीटीओ मतलब वो वाले प्रोडक्ट्स जो 39 में कवर्ड हैं, सिर्फ उनका टर्नओवर जोड़ो, यानी अल्कोहल एंड मिल्क का। ठीक है, ये 2 फिगर एकदम आराम से सोच लो, गलती नहीं करना। कौन दोनों में से कौन सा फिगर बड़ा होगा? अगर मैं नीचे वाला एग्जांपल लूं तो ओटीओ में क्या आएगा? और सीटीओ में कौन आएगा? ओटीओ में अल्कोहल, मिल्क, सिगरेट तीनों का टर्नओवर जोड़ना है। सीटीओ में सिर्फ जो 39 में आता है यानी अल्कोहल और मिल्क, उसका जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है, आंकड़ा कौन सा बड़ा होगा? ओवरऑल ही होगा। नाउ डोंट टॉक रबिश कि सर T3 नेगेटिव में सेल रिटर्न हुआ है, मतलब ये सब मत ज्ञान देना। ठीक है, कौन बड़ा होगा, ओटीओ की सीटीओ? ओटीओ। आपको दोनों पे नजर रखनी है, ओटीओ पे भी, सीटीओ पे भी। अब सुनो, मैंने एक मास्टर समरी चार्ट बनाया है, आई विल शो इट टू यू। ये देखो, यहां से सेक्शन चालू हो गया। तुम लोग मत जाओ, तुम लोग मत जाओ। यहां से सेक्शन चालू हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा हरा डब्बा देख रहे हो, नोटिफाई किया है कि कौन से कंपनी का कॉस्ट रिकॉर्ड होगा, ऑडिट होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। इतना लंबा हरा डब्बा, और इसकी भाषा पेचीदा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो झूठ मूठ का कि मैं पहले बोल रहा हूँ, हरे वाले की भाषा बेकार है, पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। उसको मैंने एकदम सरल सिंपल करके ब्लू बॉक्स का एक पतला सा समरी चार्ट बना दिया है, उस पेज पे वहीं से कर लेना, एकदम सटक से याद हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? चले वहां ब्लू बॉक्स पे, ध्यान से देखना प्लीज, हड़बड़ी मत करना, आराम से। हेडिंग पढ़ो, हेडिंग खाली पढ़ो, इन दोनों का हेडिंग पढ़ो। तो सर, कॉस्ट अकाउंट्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए अलग क्राइटेरिया है, कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए अलग क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कॉस्ट अकाउंट्स। नाउ वेट, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड, लिसन टू मी प्लीज, which companies are required to maintain cost accounts or cost records? All companies are not required to maintain cost accounts, cost records. Only those companies which satisfy the twin
twin conditions have to maintain cost records. What are the twin condition? Number one, that company belongs to the 39 industries. मतलब वो कंपनी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा जरूर बनाती है. हम ये नहीं बोले कि सारे प्रोडक्ट, हो सकता है उस कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, बोला कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा जरूर बनाती है जो उस 39 इंडस्ट्री को बिलोंग करता है. आईटीसी को ही ले लो. क्या आईटीसी पेपर बनाता है? आशीर्वाद मिल्क बनाता है. तो आईटीसी का एक दो प्रोडक्ट आ गया ना, आशीर्वाद का मिल्क भी आता है, ठीक है, आटा आता है, दूध भी आता है, पॉपुलर नहीं होता. तो क्या आईटीसी कंपनी के एटलीस्ट एक प्रोडक्ट है जो 39 में फॉल करता है? हाँ सर, पेपर है ना. तो एक प्रोडक्ट कम से कम होना चाहिए. अब आपको उस प्रोडक्ट का टर्नओवर नहीं देखना, अब आपको आईटीसी का ओवरऑल टर्नओवर देखना है, जिसमें सिगरेट भी है, जिसमें पेपर भी है, जिसमें होटल भी है, वगैरह वगैरह, सब जोड़ के. तो पहला कंडीशन है कम से कम एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो 39 इंडस्ट्री में हो. एंड नंबर 2, ओटीओ मोर देन इक्वल टू 35 crores. ओटीओ मतलब ओवरऑल टर्नओवर. ओवरऑल में मतलब सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, खाली वो नहीं जो कॉस्ट ऑडिट में कवर्ड है, सारे जोड़ लो. तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना पड़ेगा. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, 34 करोड़ का टर्नओवर है. सिगरेट का टर्नओवर कितना है? 34 करोड़. और ये कंपनी बिजली भी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी 2 करोड़ का, ठीक है. टोटल कितना है? जबकि सिगरेट तो कवर्ड भी नहीं है, पर बिजली तो कवर है. इलेक्ट्रिसिटी था ना उधर, 6 के अंदर था ना इलेक्ट्रिसिटी उधर. तो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है. अब तुमको इलेक्ट्रिसिटी के टर्नओवर से मतलब नहीं है 2 करोड़ से ना. टोटल टर्नओवर बोलिए आप 36. इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 35? तो अब इनको कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, बिजली का अलग और सिगरेट का अलग, ठीक है. कॉस्ट रिकॉर्ड सब प्रोडक्ट्स का बनेगा, चाहे वो 39 में है कि नहीं. एटलीस्ट वन प्रोडक्ट होना चाहिए जो 39 में हो, तो फिर सबका कॉस्ट रिकॉर्ड तो अलग से बनेगा ही. ये क्लियर है क्या? नो दिक्कत? ओके विथ यू? ठीक है. ये देखो बहुत अच्छा सम्स है. 6 अलग अलग केसेस हैं, केस 1 केस 2 ऐसे करके. कंपनी क्या क्या बनाती है? टेबल ए प्रोडक्ट, टर्नओवर दिया है. बाजू में टेबल बी प्रोडक्ट, टर्नओवर दिया है. फिर टेबल ए प्लस बी का मिला के दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीटीओ. हमको एक बात बताइए, ये दिख रहा है सबको? टेबल ए प्लस बी का जोड़ के दिया है सीटीओ. हमको एक बात बताओ, कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक कर रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट नहीं. यहां पर सीटीओ का कोई यूज था ही नहीं, खाली हमको एक ही चीज चेक करना है ना, ओटीओ. तो ये जो आपने जोड़ के लिखा है, ये मेरे कोई काम का फिगर ठीक है. सबको क्लियर है? ये कंपनी और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जो टेबल ए या टेबल बी में नहीं है. अब 1 2 3 को जोड़ के क्या आता है? हमको यही तो चाहिए, ओटीओ. ओके ओके. अब एक बात बताओ, ओटीओ का आंकड़ा देखो, ऊपर क्या लिखा है? 30 करोड़. 35 से कम है ना, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ठीक है. ओके. अच्छा, अपने आप कुछ मत करना जब तक मैं ना बोलूं. बाद बाकी जितने भी आंकड़े हैं देखो तो अलग अलग केसेस में कितना है? 40 40 40 40 40, हर बार 35 के ऊपर है. तो लग रहा है यस सर, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, पर देयर इज अ ट्विस्ट. इन केस नंबर 6, टेबल ए का प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना है? टेबल बी का कितना है? मतलब एक भी प्रोडक्ट 39 इंडस्ट्री वाला है ही नहीं.
सिर्फ अदर प्रोडक्ट्स है। हमारी कंपनी सिगरेट ही बनाती है सिर्फ और 40 करोड़ का। सर डजेंट मैटर, ट्विन कंडीशन है। ट्विन का मतलब ओटीओ 35 के ऊपर एंड एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो हो। टेबल ए टेबल बी में एक भी नहीं है। सारा का सारा टर्नओवर किसका है? अदर प्रोडक्ट का। तो भाई 39 में तो आप हो ही नहीं, तो ट्विन कंडीशन कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। बाकी सब में कॉस्ट ऑडिट होगा। सबको क्लियर है? एग्जाम्पल 1 मैं एक बार ना सबको मौका दे रहा हूं अपने आप, प्लीज ये 6 केसेस बार रीड करके अपने मन को संतुष्ट कर लो। यार ये इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब में डाला है, समझ रहे हो? उठ के आ जाएगा एग्जाम में। अभी कोई पढ़ना नहीं, जब आ जाएगा तब बैठ के सब पढ़ेंगे और फिर वही बात आएगा ही नहीं दोबारा कभी। एग्जाम्पल 1 तो इजी है क्योंकि वो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर है। असली एग्जाम्पल तो सर नीचे वाला है। नीचे वाले में दोनों हैं। हटा दूं मैं इसको? अब थोड़ा प्लीज और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। पहले देखो बोर्ड पे अभी ये क्लियर है कि नहीं है। When do you need to maintain cost records? When you are making at least one product which falls in, and number 2 your OTO is correct. परे हटाओ। कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में ना एक विचित्र नियम है, ध्यान से सुन लो। पहले सुन लो मेरे को, मैं आंसर बता रहा हूं फिर क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है? हमारी कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, अल्कोहल, मिल्क, सिगरेट। अल्कोहल टेबल ए, मिल्क टेबल बी, सिगरेट नो टेबल, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं पर कॉस्ट ऑडिट हो ही नहीं रहा है। पॉसिबल है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, कॉस्ट रिकॉर्ड तो तीनों का मेंटेन हो रहा है पर कॉस्ट ऑडिट हो ही नहीं रहा है बिकॉज उसकी लिमिट अलग है। या फिर पॉसिबिलिटी 2, कॉस्ट ऑडिट हो रहा है पर सिर्फ अल्कोहल वाले का जो टेबल ए में है, टेबल बी वाले का नहीं हो रहा और दूसरे वाले का भी नहीं हो रहा। पॉसिबिलिटी 3, अल्कोहल का भी हो रहा है, मिल्क का भी हो रहा है, टेबल ए और टेबल बी दोनों का हो रहा है और तीसरे वाले का कॉस्ट ऑडिट नहीं हो रहा है। तीसरे वाले का सिगरेट का कॉस्ट रिकॉर्ड बन रहा है पर ऑडिट नहीं हो रहा है। चौथा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता। एक स्टूडेंट बोला सर ऐसा हो सकता है क्या, अल्कोहल का नहीं हुआ पर मिल्क का हुआ? ना, टेबल ए होगा तभी टेबल बी होगा वरना नहीं होगा। बहुत समझो, इट इज लाइक जिनको, देखो ध्यान से समझो, जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है उन्हीं का कॉस्ट ऑडिट हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई कंपनी ऐसी है जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के रिक्वायरमेंट में फॉलो ही नहीं करती है पर फिर भी उसका कॉस्ट ऑडिट हो रहा है? तो करेगा किसका कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट का मतलब ही क्या होता है? ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी तभी तो कॉस्ट ऑडिट की आएगी। वैसे ही ज्यादा जरूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा है, टेबल ए की टेबल बी? टेबल ए, रेगुलेटरी सेक्टर। तो टेबल ए होगा फिर टेबल बी हो या ना हो, पर ये तो हो ही नहीं सकता कि टेबल ए का नहीं हो रहा और टेबल बी का हो रहा हो। तो देयर आर 3, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 3 आंसर्स। आंसर 1, तीनों का कॉस्ट रिकॉर्ड बन रहा है पर ऑडिट किसी का नहीं हो रहा। नंबर 2, तीनों का कॉस्ट रिकॉर्ड बन रहा है और टेबल ए वाले का कॉस्ट ऑडिट हो रहा है। टेबल ए वाला जो कॉस्ट रिकॉर्ड है ना, अल्कोहल का कॉस्ट रिकॉर्ड, उसका कॉस्ट ऑडिट हो रहा है। तीसरा पॉसिबिलिटी, तीनों का कॉस्ट रिकॉर्ड बन रहा है, टेबल ए वाला अल्कोहल एंड टेबल बी वाला मिल्क, दोनों कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट हो रहा है पर सिगरेट वाले का नहीं हो रहा है। ये 3 को छोड़ के और आंसर नहीं है। या तो एक आंसर ये कि कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ओटीओ लेस देन 35 करोड़ है, तब तो बात ही खत्म। ठीक है, समझ रहे हो? यही 3 आंसर होंगे, इसके अलावा और हो नहीं सकता।
टेबल ए वाला जो प्रोडक्ट है, आपने जो टेबल ए वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया अल्कोहल, उसके कॉस्ट रिकॉर्ड का कॉस्ट ऑडिट तब होगा जब ट्विन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। हेडिंग टेबल ए, नीचे कॉस्ट ऑडिट ऑफ ओनली टेबल ए प्रोडक्ट्स इफ ट्विन कंडीशन ओटीओ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड सीटीओ ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक है, तो टेबल ए वाले प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑडिट कब होगा? जब ओटीओ 50 सीटीओ 25। अच्छा, ओटीओ में तो तीनों प्रोडक्ट जोड़ेंगे, T1 T2 T3, और सीटीओ में दोनों जोड़ेंगे, टेबल ए और टेबल बी वाला दोनों का। हालांकि होगा कॉस्ट ऑडिट सिर्फ टेबल ए का, पर सीटीओ में आप टेबल ए और टेबल बी दोनों जोड़ के चेक करोगे। कई स्टूडेंट का ये गलत फहमी है, सर यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली टेबल ए का कॉस्ट ऑडिट, तो कवर्ड टर्नओवर में सिर्फ टेबल ए का नहीं, कवर्ड टर्नओवर में टेबल बी ए और टेबल बी दोनों वाले का टर्नओवर जोड़ना है। तो ओटीओ में T1 T2 T3, सीटीओ में T1 T2 जोड़ के चेक करो, 50 करोड़ 25 करोड़, तो टेबल ए वाले कॉस्ट ऑडिट होगा। और अगर सर भगवान ने चाहा, अगर वो हो गया, उस तरफ देखो, दोनों फिगर उस तरफ इससे बड़े हैं कि नहीं? यहां 50 था, उधर 100 है, यहां 25 था, उधर 35 है। अगर ये हो गया ना सर कि ओटीओ 100 पार एंड सीटीओ 35 पार, तब टेबल ए का भी होगा एंड हेडिंग पढ़ो, ऊपर टेबल भी है लेकिन यहां पढ़ो, कॉस्ट ऑडिट ऑफ बोथ टेबल ए एंड टेबल बी। सर बोथ क्यों बोला? अरे कॉमन सेंस लगा ले भाई, 100 और 35 के ऊपर है तो 50 25 के भी तो ऊपर है, तो उसका भी तो होगा और इसका भी होगा, तो अल्कोहल का भी होगा और मिल्क का भी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टेबल ए वाले का नहीं हो और टेबल बी वाले का सिर्फ हो, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? मैं टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड, अच्छे से देखो। ओके अनामिका, बता दूंगा लास्ट में आज। ठीक है, क्या ये फिगर्स याद हुए क्या तुमको? फिगर याद होने जरूरी नहीं तो सम्स में नहीं कर पाओगे। फिगर याद है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, एक बार मैं ये सम्स करा दूं, ये हल्का है। ठीक है, लुक एट द बोर्ड, एल्कोहल इज कवर्ड इन टेबल ए, मिल्क इज कवर्ड इन टेबल बी, सिगरेट इज नॉट कवर्ड। एल्कोहल और मिल्क का टर्नओवर दिया हुआ है, उनको जोड़ के क्या आता है? सीटीओ, तो सीटीओ दिया हुआ है, और उसमें अगर तुम सिगरेट भी जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ओटीओ दिया हुआ है। आप आंकड़ा देखो जो मैं पूछूंगा सोच के, सीटीओ इतना है, ओटीओ इतना है। सर ओटीओ 30 करोड़ है, ना कॉस्ट रिकॉर्ड होगा और फिर आगे तो बात ही नहीं करनी, कॉस्ट ऑडिट भी नहीं होगा, तो कॉस्ट अकाउंट्स काट दिया, कॉस्ट ऑडिट भी काट दिया। क्लियर है? तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 2, ओवरऑल टर्नओवर कितना है? 45 करोड़। तो कॉस्ट अकाउंट्स होगा कि नहीं होगा? कॉस्ट अकाउंट्स नीचे क्या किया हुआ है? टिक। अब सीटीओ देखो, अपने को कम से कम चाहिए 50-25, इसका है 45-20, नहीं, तो कॉस्ट अकाउंट्स है पर कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। सही है ये? अब क्या लगता है? सब नहीं होगा? पहले कॉस्ट अकाउंट्स की बात करो, 35-35 के ऊपर है तो कॉस्ट अकाउंट्स तो होगा। 50-25 के ऊपर है, 50-25 के ऊपर है, 100-35 के ऊपर है, 50-25 के ऊपर है तो टेबल ए का तो होगा, पर 100 और 35 के तो टेबल बी वाले का नहीं होगा। क्लियर है ये? दिस टाइम
ओवरऑल टर्नओवर कितना 110, 35 के ऊपर है तो अकाउंट्स तो मेंटेन होगा ही। और कॉस्ट ऑडिट सर ओटीओ 100 के ऊपर, सीटीओ 35 के ऊपर, तो दोनों का होगा 50, 100 और 35 के ऊपर, मतलब 50-25 के भी तो ऊपर है। तो इस बार सब टिक है, टिक टिक टिक। क्लियर है? मेरा इलस्ट्रेशन तो सिंपल था। अभी देखो पहले, अरे हड़बड़ी नहीं है भाई मेरे को, प्लीज हड़बड़ी नहीं, गलत हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। एक बार सोचो, सही सोचो। मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूं, प्लीज ये लिमिट्स याद कर लो, ब्लू चार्ट याद कर लो। ठीक है, डन है। पहले हमेशा सोचोगे कॉस्ट अकाउंट्स कि 39 इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है, ओवरऑल टर्नओवर 35 के ऊपर है कि नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट ऑडिट के टाइम पे आपको दो चीज सोचना है, ओटीओ सीटीओ, 50-25, 100-35। क्लियर है ये? टिक। हड़बड़ी मत करना प्लीज, मेरे को कराने देना। ओके। नंबर 1 टेबल ए प्रोडक्ट, नंबर 2 टेबल बी प्रोडक्ट, टेबल ए और टेबल बी को जोड़ के क्या आता है? नंबर 3 अदर प्रोडक्ट, उसको जोड़ के क्या आएगा? हमारा ध्यान ओटीओ और सीटीओ पे होना है, ठीक है? ये आपके सामने जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कौन से हैं? ओटीओ, चेक करो। ओटीओ सबसे ऊपर वाला कितना है? 30, 35 के नीचे। सर इसका तो अकाउंट्स ही नहीं होगा। बाकी सब टाइम ओटीओ 35 के ऊपर है तो कॉस्ट अकाउंट्स होगा। देखो यस 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 यस, लास्ट तक सब यस दिखा है। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व। केस 1 तो अपना सॉल्व हो गया। कॉस्ट अकाउंट्स ही नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट भी नहीं होगा, ठीक है? अब सुनो, कॉस्ट ऑडिट के लिए, कॉस्ट ऑडिट के लिए सबसे पहले 50-25 सोचते हैं। ये 3 प्रोडक्ट देखो, ओटीओ 40-40 करोड़ है, 50 के नीचे है ना, तो कॉस्ट ऑडिट तो सही है कि नहीं है? फिर देखो सर ये तीन और केसेस हैं जब ओटीओ 50 के नीचे है, तो 50-25 तो बेयर मिनिमम था, वही नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट ऑडिट ठीक है। इतने सारे तो तुमने कर लिए। अब आगे सुनो, ओटीओ कितना है? सर्कल। सीटीओ कितना है? क्या 50-25 के ऊपर है? क्या 100-35 के ऊपर है? पर 50-25 है, 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो टेबल ए प्रोडक्ट का तो होगा ना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो सर, गौर से देखो, मिस्टेक नहीं करना। क्या 50 से ज्यादा है? 110। क्या 25 से ज्यादा है? 50-25 पार हो गया। दूसरा क्राइटेरिया सोचेंगे आप, 135। क्या 100 से ज्यादा है? पर क्या 35 से ज्यादा है? तो टेबल बी वाले का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ठीक है सर, सबों को क्लियर है? नेक्स्ट
इस बार इजी लगेगा। क्या लिखा है उधर? 110 और 40। सर 100 के ऊपर 110, 35 के ऊपर है 40, दोनों का होगा। ठीक है, एक और लास्ट। 120, पहला क्राइटेरिया क्या होता है? 50-25, 50 के तो ऊपर है, पर यही सर 25 के, तो 50-25 ही नहीं हो रहा, तो 100-35 तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसका कॉस्ट ऑडिट फिर से नहीं होगा। देख रहे हो? क्लियर है एकदम? किसका होगा, किसका नहीं होगा? यहां पर कोई भी बात, कुछ कोई बात, कोई डाउट, कुछ? अब तुम लोगों को क्लियर है कॉस्ट अकाउंट्स क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, किसका कॉस्ट अकाउंट्स होता है, किसका कॉस्ट ऑडिट होता है? आर यू ओके? ठीक है, खत्म है ये। इधर अब मैं सेक्शन चालू करने जा रहा हूं। सेक्शन में जब मैं अंदर जाऊंगा ना, एकदम आसान लगेगा। सबसे पहले पहला पॉइंट, रेड कलर हेडिंग पढ़ो। कॉस्ट अकाउंटेंट वो बंदा होता है जिसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट तो सर्विस वाले भी होते हैं, प्रैक्टिस वाले भी। ऑडिट का काम तो केवल प्रैक्टिस वाले करेंगे ना। सेकंड टॉपिक क्या है? हेडिंग पढ़ो, एप्लीकेबिलिटी। पूरा पढ़ के आ चुके? एप्लीकेबिलिटी खत्म है। अब ये क्या है? ये एमसीक्यू है। 3 स्पेशल केसेस हैं जब कॉस्ट ऑडिट नहीं होता। ठीक है, 3 स्पेशल केसेस है जब आपको कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। स्टूडेंट ने बोला सर कॉस्ट ऑडिट से मिल जाएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा? नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ ही सकता है, पर कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर व्हाट आर द 3 केसेस? नंबर 1, कंपनी का 75% टर्नओवर एक्सपोर्ट से है, एक्सपोर्ट सेल्स, तो कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। वाओ, मतलब मेजर इनका धंधा एक्सपोर्ट्स है, 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। ठीक है। नंबर 2, ये लोग कहां लोकेटेड है सर? और SEZ में क्या होता है सर? एक्सपोर्ट्स। मैं अडानी दिखाया था कि नहीं आज? अडानी का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो लोकेटेड है उनका भी कॉस्ट ऑडिट, क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट। नंबर 3 खास है, भारत के गांव वाले इलाके में जहां फैक्ट्रियां होती है ना, वहां अक्सर बिजली नहीं पहुंचती है, तो बहुत सारी कंपनियां अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए अपना बिजली खुद बनाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए। पर इलेक्ट्रिसिटी तो टेबल है, प्रोडक्ट है। इन्होंने बोला अगर आप बिजली बनाते हो और खुद के लिए, तो फिर आपका कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। कंपनी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, पर बेचने के लिए नहीं, अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए, खुद के लिए, तो वो फिर काउंट नहीं होगा, तो उनका भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। ये 3 MCQ में आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है MCQ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है? लाल रंग का हेडिंग, साइज थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय CG। भाई वही तो मैं पढ़ा के आया। नेक्स्ट पढ़ो, हेडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कौन अपॉइंट करता है? ठीक है। अच्छा, हमारे कंपनी का स्टैट ऑडिटर है ना, CA, वो डुअल डिग्री वाला आदमी है, वो CA भी है CMA भी है, तो वो स्टैट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट दोनों कर सकता है क्या? नो। अगर आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो तो आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। यू रिमेंबर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म? अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म से स्टैट ऑडिट करा रहे हो तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करा सकते। ये देखो, क्वेश्चन पढ़ लो। हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है जिसमें CA CMA सब है,
तो मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को अगर स्टैट ऑडिटर बनाया, अरे अमन तुम जो केस बनाया वो है तो बेकार, पर फिर मैं बता देता हूं। अमन एक क्वेश्चन पूछ रहा है यार, तुम सब आंसर देना। ओटीओ बोल रहा है अमन 95 है सीआर, और सीटीओ बोल रहा है 60 सीआर। ठीक है सर, ओटीओ 95 है तो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन होगा, यस। ओटीओ सीटीओ, हाँ ओटीओ सीटीओ 50-25 के ऊपर है, यस। पर 100-35 के, 100 के तो नीचे है ना, 100 और 35 दोनों के बीच में एंड है, 35 के ऊपर होना नहीं होगा, 100 के भी ऊपर होना चाहिए, वो तो नहीं है। तो खाली ऑडिट किसका होगा? टेबल ए का होगा। तो ये तो आसान था। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है, अगर आपने उसको अपना स्टैट ऑडिटर बनाया तो क्या कॉस्ट ऑडिटर बना सकते हैं क्या? नो। ठीक है। अच्छा, जैसे सीए लोग के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए कैस होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली ये गलत है कानून में, इट इज एक्चुअली नोन एज CAAS। इनका जो CAS होता है ना, वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इनका जो ऑडिटिंग वाला होता है उसका पूरा नाम ये होता है कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये लिख लो कास, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन लोगों के भी अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट इज सेपरेट फ्रॉम, अब बता रहा है जब आधे से भी ऐसा सेक्शन हो चुका, वो तुमको मालूम है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड का, और फाइनेंशियल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। इनके क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होते हैं? एक तो CMA इन प्रैक्टिस होते हैं, बाकी सारा इनका डिसक्वालिफिकेशन वगैरह वो सेम स्टैट ऑडिटर जैसा ही होता है। ओहो, पेज, विच पेज? दिस पेज। इनका भी डिसक्वालिफिकेशन वगैरह सब एकदम स्टैट ऑडिटर जैसा ही है, खाली 2-4 फर्क है। जैसे स्टैट ऑडिटर को AGM में अपॉइंट किया जाता है इन्हें बोर्ड मीटिंग में, स्टैट ऑडिटर का 5-5 साल का रोटेशन कूलिंग होता है, इनका नहीं होता। स्टैट ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाती है, इनकी रिपोर्ट किसको जाती है? BOD एंड CG। अच्छा, अगर मैंने तुमको कॉपी में एक डायग्राम बनाया था, अगर कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ एडवर्स रिमार्क क्वालिफिकेशन दे तो BOD को उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इन 30 डेज टू CG इन फॉर्म नंबर CRA 4। हेडिंग पढ़ो, एक्सप्लेनेशन बाय कंपनी ऑन द क्वालिफिकेशन, कितने दिन में? 30 दिन में, फॉर्म नंबर। और CG के बाद जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो CG कुछ एक्शन ले सकता है कि नहीं? CG कुछ एक्शन ले सकता है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, कॉस्ट सवाल पूछा था जगन्नाथ ने कि सर अगर कॉस्ट ऑडिटर नियम नहीं माने तो क्या होगा? यही होगा, देख। कॉस्ट ऑडिट के सेक्शन 148 पे भी वही पनिशमेंट पेनल्टी है जो 147 में है। कॉस्ट ऑडिट खत्म होता है क्या? प्लीज चेक। कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट होता है अपना पूरा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।